वेलकम बैक एवरीबॉडी। वी आर डूइंग एटॉमिक स्ट्रक्चर। और आज हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 2 है। मैंने ऑलरेडी बेसिक लेक्चर लेक्चर नंबर 1 ले लिया है। ठीक है, तो अपना कैमरा ऑफ कर दीजिए। अब अपना प्लीज माइक ऑफ। जो भी है माइक्रोफोन ऑफ कर दो, कैमरा ऑफ कर दो। अनवांटेडली कोई माइक्रोफोन ऑन नहीं रखेगा जब यस रिकॉर्ड। सर। भाई अरबाज खान, अनवांटेडली कोई भी अपना माइक्रोफोन ऑन नहीं रखेगा। ये अपना ये अपना वीडियो बंद करो। ये वीडियो बंद करो। यस। सो वी आर डूइंग लेक्चर नंबर 2। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर लेक्चर नंबर 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आप लेक्चर नंबर 1 कल का सेशन काफी मजेदार भी रहा होगा, आपको समझ आया होगा। ठीक है, मेन कंटेंट बढ़ने से पहले मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लीजिए। जिन्होंने कल ज्वाइन किया था वो तो पता है, बट और जो नए हैं आज जो जिन्होंने ज्वाइन किया है, मेरा नाम शुभ उपाध्याय है। I'm a JEE क्वालिफाइड कैंडिडेट। मैं बीटेक परस्यू करता हूँ फ्रॉम आईआईटी लखनऊ। आपने जाहिर सी बात है इसका नाम तो जरूर सुना होगा। वन ऑफ द प्रेस्टिजियस एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी ऑफ एकेटी। और मैं केमिस्ट्री मेंटर हूँ एट एसटीबीजी। आप सबको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। बल्कि मेरी क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, पहली क्लास थी और काफी सर इंटरेस्टिंग। प्लीज लाउडली स्पीक। बच्चों को पसंद भी आई थी वो क्लासेस। एक सेकंड रुको। हाँ, आई थॉट कि अब आ रही होगी आवाज मेरी। आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। हाँ, यस सर। चलो। तो अब मैं क्या करता हूँ कि आज का सेशन को आगे कंटिन्यू करता हूँ। और थोड़ा मेन कंटेंट पे बढ़ने से पहले पहले कुछ बैचेस के बारे में थोड़ा मैं इंट्रो देना चाहता हूँ। एक एमयू 2023 के लिए हमारे गाइडेंस प्रोग्राम है जिसके अंदर हमको 90 चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिल रहे होंगे। ठीक है, और अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो इन चीजों को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात इसके अंदर ये है कि 2700 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। देखो यार, ये बहुत बड़ा नंबर होता है। 90 मॉक टेस्ट और 2700 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, और ये बहुत बड़ा नंबर होता है और प्रिपरेशन के लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है ये। इसके साथ साथ आप एप्लीकेशंस पे जाके प्रीवियस ईयर एंट्रेंस पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। होता क्या है ना कि एक सिस्टमैटिक जगह पे अगर सारी चीजें हमको मिल जाती है। अरबाज खान, अपना ऑफ रखिए माइक्रोफोन प्लस सर आपका वीडियो कैमरा। ठीक है, सर मेरा ऑफ है अनवांट सर। ओके, अनवांटेडली कोई भी ऑन नहीं करेगा। ठीक है, सर ये सर दूसरे का ऑन है सर। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो जिसका भी ऑन है एक बार देख के बंद कर लो। ठीक है, इससे क्या होता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है क्लास के अंदर। तो आप प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं जो एब्सोल्युटली फ्री है। ठीक है, इस पे कोई चार्जेस नहीं है आपके लिए। और अगर टेस्ट सीरीज की बात करूं तो 5 फुल सिलेबस टेस्ट मिल रहे होंगे और ये स्पेशली एमयू बीएससी वालों के लिए है। और हाँ, एमयू बीएससी वालों के लिए एक और चीजें आ रही हैं। कल बीएससी वालों का काफी इंटरेक्शन था क्लास के अंदर। उन्होंने बोला कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आइए। तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं, मैं आप सभी के लिए पेपर का सोल्यूशन लेके आ रहा हूँ। ठीक है, मैं डायरेक्ट पेपर सॉल्व करा दूंगा पिछले 3-4 सालों के पेपर। यूट्यूब पे आप जाइएगा, ठीक है, आपको वहां लेक्चर मिल रहे होंगे। तो बीएससी के लिए मैं वहां पेपर सॉल्व करा दे रहा हूँ प्रीवियस ईयर, जो काफी हेल्पफुल होंगे, जिसके अंदर मैं कॉन्सेप्ट को भी कवर करूंगा क्वेश्चन के साथ साथ। ठीक है, तो उसको ग्रास्प करिए क्योंकि सवाल क्या होता है, मिलते जुलते सवाल बनाए जाते हैं। तो अगर आप कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े तो एमई का गाइडेंस प्रोग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जिसका प्राइस सिर्फ 1000 है। और इसके की फीचर्स आप नीचे देख सकते हैं, जिसके अंदर चैप्टर वाइज पीवाईक्यू पीडीएफ प्लस वीडियो सॉल्यूशंस मिल रहे होंगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक वन शॉट, जिसमें मैं भी ले रहा हूँ और भी जो टीचर्स होंगे आपके डिफरेंट सिलेबस के वो भी ले रहे होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इजी टू इनरोलमेंट प्रोसेस है, ऐप के अंदर है, आपको पता है सारी चीजें, तो बताने का रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर अगर आपको कहीं डाउट हो रहा है तो आप टीम को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे कांटेक्ट नंबर भी दिया गया है, यहाँ आप देख सकते हैं। और अगला जो है वो अल्फा 2.0 बैच है, एक जो 459 जिसका प्राइस है। ठीक है, तो ये 60 डेज का क्रैश कोर्स होने वाला है, ये भी काफी बेनिफिशियल होगा आप सभी के लिए। ठीक, तो और भी अगर आप इनरोलमेंट कर सकते हैं। तो ये एक ओवरव्यू था हमारे कोर्सेज का। और यहाँ स्पेशल फिजिक्स की भी क्लासेस है जो 2.5 घंटे की क्लासेस होती है, डेली लाइफ क्लासेस। ऑब्वियसली आपके संदीप संदीप सर लेते हैं इस क्लासेस को क्योंकि वो फिजिक्स पढ़ाते हैं। फिजिक्स उनका जिम्मा है, तो उन्होंने एक स्पेशल फिजिक्स फिजिक्स का बैच लॉन्च कर रखा है जिसके अंदर 2.5 घंटे की डेली लाइफ क्लास होगी और इसका प्राइस है 2000 ओनली। ठीक है, ये आप टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट होगा तो। ठीक है, चलिए आज का हमारा जो लेक्चर है वो
है शुरू होता है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से। सबसे पहली बात थोड़ा सा मैं रिकॉल करा दूं, हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर क्या क्या पढ़ा। कल हमने पढ़ा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर क्या पढ़ा हमने, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, है ना। फिर हमने एटॉमिक मॉडल की शुरुआत कर दी थी। तो हम एटॉमिक मॉडल वाले सेक्शन पे हैं अभी, जिसमें कल मैंने जे जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, जो थॉमसन एटॉमिक मॉडल जो बहुत पहला पहला एटॉमिक मॉडल था, है ना। तो हमने इनके एटॉमिक मॉडल को ऑलरेडी कल डिस्कस कर लिया है। जिन्होंने मिस कर दी कल की क्लास, वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, जहाँ इतनी सारी चीजें मैंने कल पढ़ा दिया है। कल मैंने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताया, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन बताया, और एटॉमिक मॉडल में हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को भी डिस्कस किया था, ठीक है। सॉरी, जे जे थॉमसन मॉडल को भी। आज हम डिस्कस करेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ठीक है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर रहने वाला है। वीडियो लेक्चर के एंड में आपको चीजें समझ में आएंगी, डेफिनेटली, आई कैन गारंटी यू। और आप लोग अपना वैल्यूबल फीडबैक जरूर दीजिएगा कि हाँ सर क्लासेस में चीजें समझ आ रही हैं, ठीक है। अगर मैं सर बात ये करता हूँ फिजिकल जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की, जी यस। सर ये फिजिकल केमिस्ट्री कितने दिन तक चलेगा सर? देखो यार, अभी इसका एग्जैक्ट डेट तो नहीं दे सकते हम, ठीक है। और जब तक चलता है, देखो देखो, क्योंकि अगर आपको अच्छे लेवल से पढ़ना है तो चीजों पे थोड़ा सा टाइम और थोड़ा सा पेशेंस जरूर जरूर देना होगा आपको, ठीक है। और ओके सर। कोशिश कर रहे हैं, देखो ऑलरेडी मैंने कल 2-3 टॉपिक खत्म करा दिए, तो अपने आप में एक बड़ा बड़ा बात है। काफी कुछ चीजें मैंने कल ही बता दी थी, ठीक है। तो अगर हम इसी स्पीड से पढ़ते हैं तो 4 से 5 दिन मुश्किल से लगेंगे, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक। तो आज हम कर रहे हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। प्लीज माइक्रोफोन ऑफ कर दीजिए एडिशनली, जिसका भी ऑन है, प्लीज। सर सर ये मोहम्मद जैवल का। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। चलो आओ स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। सबसे पहले तो समझो ना कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है, इनके एटॉमिक मॉडल को एक और नाम से हम जानते हैं, और वो था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्या था? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से भी हम जानते हैं। अब इनका जो एक्सपेरिमेंट था उसको अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्यों बोला गया, ये हम अभी थोड़ी देर में समझेंगे। बट उससे भी पहले समझो कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है भाई। ये जो अल्फा पार्टिकल है, ये एक्चुअली होता क्या है। देखो हीलियम का नाभिक। अल्फा न्यूक्लियस ऑफ पार्टिकल, हीलियम। यस, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, हीलियम, वेरी गुड। अपने से बहुत सारे लोग ये पता है, जिनको नहीं पता है मैं भी बता देता हूँ। देखो अल्फा पार्टिकल ना एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है, इनके अंदर से डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलती हैं। और अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो अल्फा पार्टिकल्स तुम्हारा होता है डबली आयोनाइज, जिसको हम लिखते हैं सर मैक ऑफ करा दीजिए। He2+। टर्न ऑफ योर माइक्रोफोन प्लीज। अगर मैं अल्फा पार्टिकल की बात करूं तो अल्फा पार्टिकल जो होता है वो एक्चुअली डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम होता है। डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम। डबली आयोनाइज्ड का मतलब He2+। देखो आपको इसको रटने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस इतना समझ लो He2+ को हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। जैसे अगर मैं हीलियम की बात करूं तो यार हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? ऑब्वियस सी बात है, 2 होता है। दो। टू। मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 होंगे। तो दो। अगर दो। मैं एक हीलियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर नीचे ड्रॉ करता हूँ तो जाहिर सी बात है 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका मतलब कि एक शेल होगा जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे पड़े होंगे, ठीक। अब अगर मैं एक हीलियम के एटम के अंदर से ये दोनों इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता हूँ तो क्या सिर्फ इसका न्यूक्लियस बचेगा सेंटर पे? क्योंकि बाहरी वाले से दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए, तो ऑर्बिट यस। एग्जिस्ट करेगी, बचेगा क्या? सिर्फ न्यूक्लियस। और यही न्यूक्लियस जो होता है इसी को हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। तो इसको या तो आप डबली आयनाइज हीलियम एटम बोल दीजिए, मतलब कि हीलियम के अंदर से जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दीजिए, और इसी को दूसरी भाषा में क्या बोला जाता है? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, इसी को हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। आई थॉट अल्फा पार्टिकल का एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर हो गया, ठीक? अब इस एक्सपेरिमेंट को अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्यों बोला गया, ठीक है, जरा सा उसको हम डिस्कस करेंगे। क्यों बोला गया भाई? देखो, जैसा कि फिगर में साइड में मैंने ऑलरेडी आपके लिए एक रेफरेंस फिगर ले रखा है, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसके अंदर आपको कुछ सब्सटेंस दिखेंगे, कौन कौन से? एक तो अल्फा पार्टिकल एमिटर, ठीक है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सबको? यस आ रही है। यस सर। चलिए चलिए।
तो यहाँ आपको एक अल्फा पार्टिकल एमिटर मिलेगा, मतलब समझ लो ये कि रेडियो एक्टिव एक बॉक्स है जिसके अंदर से हम अल्फा पार्टिकल के रेज को बाहर निकालेंगे। तो ये रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, ये काफी कॉस्टली एक्सपेरिमेंट था। उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने सेटअप थोड़ा सा समझो यहाँ, इस ये जो फिगर है उसके माध्यम से उन्होंने क्या किया था कि एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एक बॉक्स के अंदर ले लिया, जिसको उन्होंने बोला अल्फा पार्टिकल एमिटर। ये हमारा एमिटर रहने वाला है, मतलब इसके अंदर से जो अल्फा पार्टिकल्स होंगी वो क्या करेंगी, वो रदरफोर्ड में क्या कराया कि उन्होंने एमिट कराया इस एमिटर से अल्फा पार्टिकल्स को। किधर एमिट कराया, उन्होंने एक गोल्ड फॉइल ली, है ना, ये पतली सी गोल्ड फॉइल आप यहाँ देख सकते हो। ये काफी थिन है क्योंकि इमेज बहुत बड़ा है, इसलिए थोड़ा सा उसको 3 डायमेंशनल बनाने की कोशिश की गई है, बट एक्चुअली ये बहुत थिन गोल्ड की फॉइल थी, ठीक है। जिसके अंदर से इन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल के रेज को पास कराया। और ये जो आप देख सकते हैं ना, ये ग्रीन वाला, इसको बोलते हैं फ्लोरोसेंट स्क्रीन। देखो फ्लोरोसेंट स्क्रीन ऐसी स्क्रीन होती है, मैंने कल के लेक्चर में भी ये बातें बताई थी कि कोई भी पार्टिकल अगर ऐसी स्क्रीन पे जाकर हिट करता है तो वो स्क्रीन क्या करती है, जिस जगह पे उस वो पार्टिकल जाकर हिट करेगा उस जगह पे क्या होगा, स्पार्कलिंग होगी, शाइनिंग होगी, मतलब वहां जो जिस जगह पे पार्टिकल हिट करेगा वो जगह क्या करेगी, ग्लो करेगी। तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ देखो आपको ग्लोइंग दिख रहा है, यहाँ ग्लोइंग दिख रहा है, यहाँ ग्लो दिख रहा है, यहाँ ग्लो दिख रहा है, इवन यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है। तो ये पूरा सेटअप था, अभी तो हमने सेटअप समझा, ठीक है। अब ये एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट क्या था वो थोड़ा सा। उन्होंने क्या किया कि अल्फा पार्टिकल क्या किया, यहाँ से एमिटर से जो एक रेडियो एक्टिव बॉक्स था उसके अंदर से अल्फा पार्टिकल को क्या किया, एमिट कराना शुरू किया। अब ये जो अल्फा पार्टिकल रेस के फॉर्म में ट्रेवल करते हुए इस थिन गोल्ड फॉइल पर जाके टकराए, तो इसमें से क्या हुआ कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो थे वो अपने पाथ से डेविएट हो गए। उन्होंने क्या देखा कि जो ग्लो है वो कभी यहां दिख रहा है, कभी यहां दिख रहा है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। मैंने स्ट्रेट लाइन में डाली लेकिन ग्लोइंग डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में देखने को मिल रहा है। जैसे अगर मैं नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाऊं तो ये देखो, ये अल्फा पार्टिकल यहाँ आ रहा है और ग्लोइंग हर जगह दिख रही है। यहाँ भी ग्लो दिख रहा है, कभी यहाँ ग्लो देखो, कभी यहाँ ग्लो, अभी देखो यहाँ दिखेगा, यहाँ देखो, कभी यहाँ ग्लो। मतलब कि स्ट्रेट लाइन में उन्होंने अल्फा पार्टिकल को डाला एक रेस के फॉर्म में, बट ग्लो जो है वो हर हर हिस्से में दिखने को मिला। यानी अब जो यहाँ जो है, यहाँ जो रदरफोर्ड ने जब इस चीज को ऑब्जर्व किया तो वो एकदम शॉक रह गया कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि अल्फा पार्टिकल क्या है, एक बहुत, देखो यार अल्फा पार्टिकल He2+ मतलब कि ये इतनी तगड़ी वाली रेडियो एक्टिव वेव्स होती है ना कि ये ह्यूमन हैंड्स को भी पेनिट्रेट कर सकती है, इनके अंदर इतना पावर होता है। तो इसको तो पेनिट्रेट करके सीधा निकल जाना चाहिए था। मतलब कि इन्होंने अगर स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन में अल्फा पार्टिकल को डाला तो अल्फा पार्टिकल कैसे स्ट्रेट ग्लो, यानी इधर कहीं ग्लो दिखना चाहिए था। लेकिन ग्लो कभी यहाँ भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, इवन यहाँ भी दिख रहा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हमने स्ट्रेट लाइन में अल्फा पार्टिकल्स को डाला और वो हर डिफरेंट डायरेक्शन में फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे हमको ग्लो ग्लो नजर आ रहा है। तो यहाँ इन्होंने कंक्लूजन निकाला। और कंक्लूजन क्या निकाला, उन्होंने सबसे पहली बात तो ये बोली कि जो एटम पीछे बोला गया है क्या, कि जे थॉमसन ने बोला था कि एक एटम स्फेरिकल शेप का होता है और क्या होता है कि उस पे पॉजिटिव चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ये वाली बात गलत है। उन्होंने क्या बोला कि एटम का मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या है, एम्प्टी है। मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या है, एटम का एम्प्टी। उन्होंने ये बताया कि एटम का मोस्ट ऑफ द स्पेस एम्प्टी है, ऐसे पॉजिटिव चार्जेस पूरे फैले हुए नहीं है। तो ये अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग किया एक्सपेरिमेंट था किसका, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का। आई थॉट कि इसका बेसिक इंट्रो तो आप समझ चुके होंगे, आपने पढ़ा भी होगा इस चीज के बारे में, ठीक है, तो मैं ज्यादा समय इस पर नहीं लेना चाहूंगा। ठीक, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके पीछे का फिनोमेना क्या है, ऐसा क्यों हुआ कि जो रेस थी वो सीधी ना जाके डेविएट हो गई, इसीलिए हमको जो ग्लो दिखा वो हर डिफरेंट डायरेक्शंस में देखने को मिल रहा है, कभी इधर कभी इधर, कभी उस साइड, कभी कभी ये वाले साइड। जैसे आप अगले वाले साइड में यहाँ देख सकते हैं, देखो हर जगह ग्लो दिख रहा है, सबको नजर आ रहा है ग्लो। कभी यहाँ हो रहा है ग्लो, कभी यहाँ ग्लो हो रहा है, कभी यहाँ हो रहा है, कभी यहाँ हो रहा है। मतलब कि जो पार्टिकल हम स्ट्रेट लाइन में डाल रहे थे वो एक्चुअली में स्ट्रेट लाइन में बहुत कम ही जा रहा है। वो क्या हो रहा है, डिफरेंट डायरेक्शन में डेविएट हो जा रहा है। इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है, देखो इसके पीछे का रीजन उन्होंने ये बोला ना कि अगर मान लो कि मैं एक एटम यहाँ ड्रॉ करता हूँ, मान लो कि सेकेंड, अगर मान लो कि मैं एक एटम का स्ट्रक्चर नीचे ड्रॉ करता हूँ, तो उन्होंने ये बताया ना कि एक एटम का मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या है, एम्प्टी है। और सबसे अजीब बात तो रदरफोर्ड को ये लगी ना कि जो उन्होंने डायरेक्टली सेंटर, जैसे कि ये देखो ये वाली जो रेज है, ठीक है, अगर मैं इस रेज को दिखाऊं, अगर ये वाली जो रेज है अल्फा पार्टिकल्स की, अगर ये स्ट्रेट जाके सीधी यहां पड़ रही है ना, तो बीच में तो ग्लो हो ही नहीं रहा है। सेंटर जैसे जैसे कि लेट्स सपोज अगर मैंने एक रेज डाली, ठीक है, जो एकदम इसके सेंटर से पास हो रही है, तो अगर इधर मेरी स्क्रीन लगी है तो इस सेंटर वाले जगह पे ग्लो नहीं दिख रहा है, ग्लो कभी इधर दिख रहा है, ग्लो कभी यहाँ दिख रहा है,
कभी अगर स्क्रीन को एक्सटेंड करो तो कभी इधर दिख रहा है, कभी इधर दिख रहा है। जहां हमने स्ट्रेट लाइन में रेज को डाली थी उस स्ट्रेट लाइन में ग्लो नहीं नजर आ रहा है। तो इसका मतलब कि उन्होंने कंक्लूजन ये निकाला कि जो अल्फा पार्टिकल की रेज है, अगर हम क्या करते हैं एकदम सीधा डालते हैं ना, तो वो उसी डायरेक्शन में वापस बाउंस बैक हो जाती है, उसके सेंटर से, सेंटर के नजदीक जाती है, उसके बाद वो वहीं से बाउंस बैक हो जाती है। वो पीछे पहुंची नहीं, इसलिए ग्लो नहीं नजर आया। और इन्होंने एक नहीं बहुत सारे अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया एक साथ। बम्बार्ड का मतलब कि अगर एट ए टाइम बहुत सारी चीजें एक जगह डाल दी जाए, जैसे कि इन्होंने बहुत सारे रेस को डाले, तो पता चला कि बहुत सारी रेस तो ऐसे निकल गई, बहुत सारी रेस डेविएट हो गई, है ना, बहुत सारी रेस सीधी भी निकल गई। और जो इन्होंने सेंटर वाली रेस डाली ना, तो सेंटर वाली रेस वापस आ गई, क्योंकि उन्हें सेंटर पे ग्लो नहीं नजर आया। तो इतने सारे कंक्लूजन उनको मिले। जैसे अगर मैं इस चीज को एक डायग्राम के थ्रू समझाऊं तो वो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। देखो, अगर मैं यहाँ दिखाऊं तुमको, तो मान लो कि मैंने क्या किया है कि एक एटम का स्ट्रक्चर ले रखा है ऑलरेडी, ठीक है। देखो बहुत सारी अल्फा पार्टिकल रेस, अगर ये वाली इतनी रेस को देखोगे, तो क्या ये एकदम सीधी अनडेविएटेडली पास हो गई, जैसा यस डाला सर। ना डेविएशन क्यों निकल गई, ठीक है। सिमिलरली अगर नीचे के भी ये चार रेस को देखोगे तो यहाँ भी डेविएशन नहीं हुआ, मतलब इन दोनों दोनों जगह क्या हुआ है, नो डेविएशन, ये सीधी की सीधी निकल गई। इनमें से कुछ रेस देखोगी, जैसे ये वाली और ये वाली, क्या ये तीनों डेविएटेड रेस दिख रही है अपनी पाथ से, यानी इनके अंदर डेविएशन हुआ है। सिमिलरली ये नीचे के भी तीन को देखोगे तो क्या यहाँ भी डेविएशन हुआ है, यहाँ भी डेविएशन आपको नजर आ रहा है। और जो बहुत कम, मतलब बहुत रेयरली, इतनी सारी रेज में से जो सिर्फ एक रेज है, अगर वो डायरेक्टली सेंटर पे पड़ी ना, तो वो उसी डायरेक्शन में देखो बाउंस बैक हो गई। ये कंक्लूजन एक्चुअली था। ये अब फिगर से देखोगे ना तो ये ज्यादा से समझ में आएगा, क्योंकि यही था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग रदरफोर्ड मॉडल का। मतलब उन्होंने क्या बताया कि मोस्ट ऑफ द रेज जो थी अल्फा पार्टिकल की, वो क्या हो गई, पास्ट अनडेविएटेडली, मतलब वो डेविएट नहीं हुई, वो सीधी निकल गई। वेरी फ्यू ऑफ द रेज जो कि डेविएट हो गई। और 20,000 में से ना, इतना समझो, इतना कम रेशियो कि 20,000 में से सिर्फ एक रेज ऐसी थी जो सीधा गई और सीधा वापस आ गई उसी लाइन में, वो आगे पहुंची ही नहीं, वो पेनेट्रेट नहीं कर पाई। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला, देखो कंक्लूजन ये निकला कि उन्होंने, पहली बात मैंने तुमको पीछे बता दी कि पहली बात उन्होंने क्या बोली, कि एटम जो है उसका जो मोस्ट ऑफ द स्पेस है वो एम्प्टी है, ठीक है। एटम का मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या है, एम्प्टी है, खाली है। दूसरा कंक्लूजन ये मिला ना कि एटम का जो पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट है ना, वो सिर्फ उसके सेंटर पे है, वो पूरा फैला नहीं हुआ है। जे थॉमसन क्या बोले थे कि पॉजिटिव चार्ज पूरा फैला हुआ है, कल पढ़ा था हमने, कल पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, यस सर। कल हमने यस पढ़ा सर। था। लेकिन यहाँ जो रदरफोर्ड थे उनको क्या कंक्लूजन मिला कि यार अगर हर जगह पॉजिटिव रेज होती, मान लो अगर एक सिनेरियो हम इमेजिन करते हैं कि रदरफोर्ड वाला जो एक्सपेरिमेंट था, अगर मैं जे थॉमसन के हिसाब से मान के चलूं कि मान लो यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ भी पॉजिटिव था, यहाँ पॉजिटिव था, पूरे पॉजिटिव फैले हुए थे, जे थॉमसन ने यही बोला था ना। तो अगर अल्फा पार्टिकल की रेज आती, तो क्या ये इतनी सारी रेज जो सीधी जा रही है वो सीधी निकल पाती, नहीं। क्यों, नहीं क्योंकि सर। अल्फा पार्टिकल ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज रेज होती है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव के पास जाता तो इसको तो डेविएट हो जाना चाहिए था। लेकिन सारी रेज डेविएट थोड़े हो रही हैं, इसमें से कुछ रेज ही डेविएट हो रही है ना, बहुत सारी रेज तो पास हो गई सीधे। कितनी रेज पास हुई है यहाँ अगर चेक करो इस फिगर में, तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठ रेज तो बिना डेविएशन के सीधी निकल गई है। तो क्या ऐसा पॉसिबल होता, अगर जे थॉमसन का मॉडल हमने पीछे पढ़ा था, अगर जे थॉमसन ने ये बात बोली थी कि अगर पूरा पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, तो क्या ऐसा पॉसिबल होता कि ये इतनी जो आठ रेज जो सीधी निकल गई है वो कभी सीधी निकल पाती, ऐसा तो नहीं होता। क्यों, क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी ऑलरेडी एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। और अगर जे थॉमसन के हिसाब से हम ऐसा मान ले कि पूरे एटम में पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता, मतलब ये पास हो ही नहीं पाती उससे। लेकिन यहाँ तो इतनी सारी रेज पास हो गई, मतलब कि मोस्ट ऑफ द स्पेस एटम का क्या है, खाली है। और जो पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट है वो कहाँ है, वो है उसके सेंटर पे। और इतना हैवी पॉजिटिव चार्ज, बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम में इतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है कि वो अल्फा पार्टिकल जब उस पर सीधे पड़ रहा है ना, जो ये एक रेस तुम देख रहे हो, जब वो उस पर एकदम सीधे डायरेक्टली पड़ रहा है, तो वो पास तक नहीं होने दे रहा, वो उसके रास्ते को ही बदल दे रहा है। जिस जहां से आए थे चुपचाप वहीं लौट जाओ, क्योंकि यहाँ बहुत हैवी पॉजिटिव चार्ज बैठा हुआ है। और इसी हैवी पॉजिटिवली चार्ज, जो तुम्हारा स्मॉल वॉल्यूम के अंदर जो बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ था,
इसी को उन्होंने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस का नाम। न्यूक्लियस। यानी कितने सारे कंफ्यूजन हमको मिले रदरफोर्ड से। पहली बात कि एटम का मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या है, एम्प्टी है। दूसरी बात, जो पॉजिटिव चार्ज है वो सेंटर पे है। और तीसरी बात, वो पॉजिटिव चार्ज इतनी स्मॉल वॉल्यूम में है, मतलब कि बहुत छोटे से जगह में, ऐसा समझो ना कि बहुत छोटे से जगह में ना बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज को भर दिया गया। बहुत छोटे से जगह में बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज को भर दिया गया, मतलब एक स्मॉल वॉल्यूम में मैंने बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज को भर दिया, और उसी को उन्होंने क्या बोला, न्यूक्लियस बोला। मतलब कि ये इतना पावरफुल था कि इसने अल्फा पार्टिकल के रेज को सीधा निकलने ही नहीं दिया, इसने वापस उसको भेज दिया। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज रेज है। और पॉजिटिव में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है कि रिपल्शन होता है, रिपल्शन सर। रिपल्शन होता है ना। तो अगर यस पॉजिटिव सर। रेज जाना चाहती है, तो क्या न्यूक्लियस बहुत बड़ा बैठा हुआ है, क्या वो जाने देगा उसको आगे? नहीं। नो सर। नो सर। क्या करेगा, बाउंस बैक कर देगा उसको, क्या करेगा? बाउंस बैक। हाँ, यस यस, वेरी गुड। प्लीज एक्सप्लेन द रीजन फॉर डेविएशन, एमडी आसिफ ने पूछा है, मैं अभी बताता हूँ डेविएशन का रीजन क्या है। अब देखो, अब तो ये तो तुमको पता चल गया कि ठीक है सर, आपने ये अच्छी बात बोली कि खाली स्पेस है तो बहुत सारी रेस बाहर निकल गई। ठीक है। आपने ये भी बताया कि अगर सेंटर पे डायरेक्टली रेस पड़ती है तो बाउंस बैक हो जाती है, क्यों? क्योंकि बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे पड़ा हुआ है, ऑलरेडी बैठा हुआ है। ठीक है ना। तो अब देखो, अब एमडी आसिफ का सवाल है कि डेविएशन का रीजन बताइए सर, कि डेविएट क्यों हो रही है। जो आपने बोला ठीक है, थोड़ी बहुत ही डेविएट हो रही है, लेकिन क्यों हो रही है? वो जो वेरी फ्यू हैं, वो क्यों डेविएट हो रही है? उन्होंने, एमडी आसिफ ने ये चीजें पूछी। मैं बताता हूँ उसका रीजन कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखो, जैसा कि मैंने तुमको बताया कि पॉजिटिव और पॉजिटिव में क्या होता है, रिपल्शन होता है। तो जरा सा इसके जस्ट एक ऊपर वाली रेस को ध्यान दो, सेंटर वाली जस्ट ऊपर वाली रेस, इसको जरा ध्यान दो, ये वाली रेस को। अब देखो, ये वाली रेस भी पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल की रेस है, तो सारे पॉजिटिवली चार्ज रेस होंगे। अब देखो, जो ही ये क्या हुआ, नजदीक पहुंचा न्यूक्लियस के ना, तो न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस क्या है? न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस ये है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तो पढ़ रखे हो, ये तो जानते हो, इतना तो जानते हो कि यस सर। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और न्यूट्रॉन तो क्या होता है, न्यूट्रल चार्ज, मतलब कि ओवरऑल चार्ज देखिए तो न्यूक्लियस का क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब ये बताओ कि मान लो कि एक पॉजिटिव चार्ज सामने रखा हुआ है, ठीक। मान लो कि एक पॉजिटिव चार्ज सामने रखा हुआ है, और तुम भी एक पॉजिटिव चार्ज को लेके जा रहे हो। तो अगर चाह रहे हो कि मैं इसको सीधा पास कर दूं, क्या ये कभी पॉसिबल होगा? नहीं। नो सर। और पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो ये जो सीधी पाथ में जाना चाहता था, अब इसका पाथ डेविएट होना शुरू हो जाएगा, और ये मुड़ जाएगा अपने पाथ से। यानी डेविएशन का रीजन यही है कि न्यूक्लियस का इफेक्ट उसके आसपास इतना स्ट्रांग रहता है कि जो उसके क्लोज क्लोज है ना, देखो, ये वाली जो रेस है, ये तो इकलौती रेस है जो बाउंस बैक हुई थी। इसके क्लोज वाली रेस इसके ऊपर वाली है, इसके नीचे वाली है। तो ये दोनों रेस डेविएट होंगी, और ये देखो इनका डेविएशन बहुत ज्यादा हो रहा है। फिर इसके जस्ट ऊपर वाली रेस, इसको देखोगे तो इसका डेविएशन थोड़ा कम हो रहा है। फिर इसके ऊपर देखोगे तो इसका डेविएशन थोड़ा कम हो रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस बहुत ही हैवी पॉजिटिवली चार्ज सेंटर पे पड़ा हुआ है, बहुत ही हैवी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल सेंटर के अंदर पड़ा हुआ है। तो इसका इन्फ्लुएंस पॉजिटिव चार्ज का बड़ा बड़ा लॉन्ग डिस्टेंस तक होता है एटम के अंदर। अब कोई भी चीज पॉजिटिव को अपने तरफ तो नहीं आने देगी ना। तो अगर कोई चीज सीधा जाना चाहती है और सामने पॉजिटिव चार्ज बैठा हुआ है, तो वो चीज अपने पाथ को बदलेगा और डेविएट हो जाएगा। मतलब कि न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस के वजह से डेविएशन हुआ है यहाँ। मतलब जो रेज न्यूक्लियस के नजदीक आई, वो सारी रेज क्या हो गई, डेविएट हो गई। जो रेज न्यूक्लियस के नजदीक आई, वो सारी रेज डेविएट हो गई, और जो न्यूक्लियस से काफी दूर रही, वो सीधी सीधी निकल गई। अब देखो, ये वाली रेस को जब देखोगे ना, ये वाली रेस को, ये न्यूक्लियस से काफी दूर है, ये इतना डिस्टेंस काफी ज्यादा होता है। तो देखो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इसके जस्ट एक बाद वाली रेस को देखोगे तो ये डेविएट हो गई, ये रेस भी डेविएट हो गई, और ये वाली रेस भी डेविएट हो गई। तो क्या अब सब लोग समझ गए कि डेविएशन का रीजन क्या है? क्योंकि उसके आसपास न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज का एक इफेक्ट क्रिएट हो जाता है, जिसके वजह से रेस सीधा तो जाना चाहती थी, लेकिन पॉजिटिव चार्ज के इफेक्ट की वजह से रेस क्या हो गई, डेविएट होना शुरू हो गई। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। सबको क्लियर है? सबको समझ आ गया ये चीज कि ऐसा क्यों हुआ, डेविएशन क्यों हुआ, और यस सर। वो बाउंस बैक हुआ एक रेंज में, वो ऐसा क्यों? बताओ अब कुछ पॉइंट्स के अंदर क्या क्या नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है? के पॉइंट्स को मैं यहाँ लिखवा देता हूँ, ठीक। इसके अंदर अगर मैं पॉइंट डिस्कस करना चाहूँ, तो पीछे मैंने ऑलरेडी तुमको ये चीज तो बता दिया कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है, तो यहाँ से तुम देख सकते हो कि अल्फा पार्टिकल डब्ल्यूएल हिंदी एटम होता है, ठीक है। मैं कुछ पॉइंट इसके अंदर लिखवा देता हूँ, जिसके अंदर पहला पॉइंट ये लिख लो कि फ्यू अल्फा पार्टिकल्स
few alpha particles are deviated through small angles। देखो सारी रेस तो नहीं डेविएट हुई ना, कुछ ही रेस डेविएट हुई, इसलिए पहला पॉइंट इसके अंदर लिख लो कि फ्यू अल्फा पार्टिकल्स आर डेविएटेड थ्रू स्मॉल एंगल्स। दूसरा पॉइंट लिख लो, एटम्स के अंदर क्या होता है कि जो मोस्ट ऑफ द स्पेस है, मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी, मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी। अगला लिख लो, वेरी फ्यू। देखो मैंने यहां इस्तेमाल किया फ्यू नहीं, वेरी फ्यू। फ्यू मतलब थोड़ा और वेरी फ्यू मतलब बहुत ही थोड़ा, मतलब वेरी फ्यू। वेरी फ्यू मतलब 1 out of 20,000 अल्फा पार्टिकल्स इज डेविएटेड। क्या हुआ, 20,000 में से एक रेस के साथ क्या हुआ, अरे वो बाउंस बैक हो गई, डेविएटेड बैक 180 डिग्री। टू द ओरिजिनल पाथ विथ 180 डिग्री डेविएशन। क्लियर। और अगली चीज क्या है, लास्ट चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा, न्यूक्लियस वाला कॉन्सेप्ट। कैसे लिख लो, कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियस। कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियस कैसे मिला, अरे यही जो जो एक रेस 20,000 में से एक रेस जब बाउंस बैक हुई, तो ये चीजें रदरफोर्ड के अंदर हिट की कि भाई साहब कोई तो बहुत स्ट्रांग वो सेंटर पे बैठा हुआ है जो कि अल्फा पार्टिकल को भी वापस भेज दिया, क्योंकि अल्फा पार्टिकल ऑलरेडी एक पॉजिटिवली चार्ज रेस है, और अगर एक पॉजिटिव चार्ज रेस वापस बाउंस बैक हो रही है, इसका मतलब कि सेंटर पे भी बहुत तगड़ा पॉजिटिव चीज कोई बैठी हुई है, और उसी पॉजिटिव चीज का कॉन्सेप्ट को क्या बोला गया, न्यूक्लियस। तो इसके अंदर लिख लो कि होल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज of an atom is concentrated in a very small volume, concentrated in a very small volume called what, nucleus। अब तुम तो कहोगे ठीक है सर, जैसा कि जे थॉमसन बोले थे कि क्या होता है, जे थॉमसन क्या बोले थे कि एक एटम स्फेरिकल शेप का होता है, ठीक, और उसके अंदर पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस होते हैं, ठीक। तो आपने ये तो बता दिया कि पॉजिटिव चार्जेस न्यूक्लियस में होते हैं, सेंटर पे होते हैं, हम ये चीजें समझ गए, लेकिन सर इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, क्या किसी के अंदर ये सवाल आया दिमाग में कि आपने ये तो बता दिया कि पॉजिटिव चार्ज का जगह सेंटर पे है, न्यूक्लियस में है, बहुत हेवी स्मॉल वॉल्यूम में चलिए भरा पड़ा है पॉजिटिव चार्ज, ये रदरफोर्ड हमको एक्सपेरिमेंट करके बताए तो हम देख लिए समझ गए, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, जैसे थॉमसन ने तो इलेक्ट्रॉन की बातें भी की थी कि इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं गड़े हुए हैं, तो क्या रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई बातें बताई, क्या रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई बातें बताई, जी हाँ बिल्कुल। तो अगला पॉइंट हम यही नोट करेंगे, देखो रदरफोर्ड ने क्या बताया ना, रदरफोर्ड ने बताया कि नहीं जे 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 थॉमसन भाई साहब आप गलत बोल रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन है वो एम्बेडेड नहीं है, वो एक्चुअली एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होता है, चक्कर लगा रहा होता है, किसके, न्यूक्लियस के, जिसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। तो रदरफोर्ड ने यहां से कॉन्सेप्ट शुरू किया किसका, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का थ्रू आउट द न्यूक्लियस, कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, न्यूक्लियस के चक्कर लगाता है। उन्होंने सिर्फ ये बात बोली क्या, कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड अ सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर पाथ दैट नेम्स ऑर्बिट। तो अगला पॉइंट ये लिख लो, इलेक्ट्रॉन्स revolves around a circular path termed as orbit। ठीक है, वो सर्कुलर पाथ को क्या बोला गया, ऑर्बिट बोला गया। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी, क्या ये सारे पॉइंट क्लियर है। देखो मैंने तुमको पहले कॉन्सेप्ट समझाए, उसके बाद मैंने तुमको नोट्स दे दिया, ताकि अब दोबारा ये 5 लाइन पढ़ोगे और ये फिगर को ड्रॉ कर लो अगर, तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये नोट्स के अंदर इस फिगर को ड्रॉ कर लेते हो, ये पांचों पॉइंट नोट डाउन कर लेते हो, तो आई थॉट कि दोबारा तुमको रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल नहीं पढ़ना पड़ेगा। क्लियर, क्लियर, इजी हो गया यस सब, सर, इजी यस हो से गई, क्लियर है भाई। सबके लिए इजी होगी। देखो इसके अंदर एक लास्ट चीज और जोड़ लो, एक और बात उन्होंने बोली थी है ना, एडिशनली मैं एक और चीज जोड़वा देता हूँ। देखो उन्होंने ये बोला था ना
कि जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है ना उतने नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस भी है, मतलब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसीलिए एटम क्या है, न्यूट्रल है। ठीक, उन्होंने एक और बात ये बोली थी कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या है, इक्वल है। तो ऐसे लिख लो, एटम कंटेन्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज इन इक्वल अमाउंट। ठीक, इसका मतलब कि एटम जो है वो क्या है, एटम इज न्यूट्रल। अरे यार, अगर सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव सेम नंबर ऑफ नेगेटिव हुआ तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे ना, जिसकी वजह से क्या होगा, न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं बचेगा। क्लियर है ना? तो क्या ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए सबको? ये था रदरफोर्ड के अंदर यस सर, क्लियर है। पूरा तुम्हारा रदरफोर्ड का निचोड़ के इस 5 पॉइंट के अंदर मैंने तुमको दे दिया, 5-6 पॉइंट के अंदर, बस ये पॉइंट को पढ़ोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक, अब आओ थोड़ी सी बातें कैरेक्टरिस्टिक अगर मैं देख लूं इसके अंदर, थोड़ा सा मैं तुमको एडिशनली इसकी चीज और बताना चाहता हूँ, न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा सा और हम पढ़ते हैं, आओ। ठीक है, ये पता होना चाहिए। सबसे पहली बात, हम थोड़ा सा न्यूक्लियस के बारे में, उसकी साइज के बारे में बात करते हैं। अगर मैं न्यूक्लियस की साइज के बारे में बात करूं तो क्या लगता है, न्यूक्लियस बहुत बड़ा होगा या बहुत छोटा होगा? सर बहुत छोटा होगा। बहुत छोटा होगा, वेरी गुड। न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है। और 10⁻⁻15। अगर मैं तुमको बताऊं ना, तो न्यूक्लियस का साइज इतना छोटा होता है, अगर मैं इसको प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ के बताऊं तो ऐसा समझ लो ना, कि अगर कोई एक फुटबॉल ग्राउंड है ना, तो उस फुटबॉल ग्राउंड के सेंटर में अगर तुम छोटा सा फुटबॉल रख दो ना, तो अगर एटम, पूरे फुटबॉल ग्राउंड को मैं एक एटम की बाउंड्री मान लूं, तो वो छोटा सा फुटबॉल जहां रखा गया है ना, वही तुम्हारा न्यूक्लियस है। तो जो इतना छोटा, यानी न्यूक्लियस का साइज बहुत स्मॉल होता है। तो लिख लो कि द साइज ऑफ, ऐसे लिख लो इसके अंदर कि द साइज ऑफ न्यूक्लियस 10 to the power minus 50. इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द what size of atom, साइज ऑफ आइटम। as compared to the size of atom। क्लियर? कितना होता है भाई? तो देखो, एटम का जो 10⁻15। रेडियस का जो रेडियस होता है ना, न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है, लेट्स अगर मैं उसको आर बोल देता हूं, तो वो 10⁻⁻15 मीटर के रेंज में होता है। सोचो ना, 10⁻⁻15, मतलब 10 लिखो, उसके आगे 15 जीरो लगा दो, उतना छोटा एटम का जो रेडियस, सॉरी, न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है। न्यूक्लियस के रेडियस का फॉर्मूला आप देख लीजिए, थोड़ा सा इसको नोट डाउन कर लीजिए कि न्यूक्लियस का रेडियस किस फॉर्मूले से निकलता है। वो होता है आर इज इक्वल्स टू आर नॉट ए टू डी पावर 1/3, और ये आता है सेंटीमीटर के अंदर। ठीक, क्या यूनिट यहाँ आर पे? नॉट। मैं बताता हूँ, आर नॉट कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट वैल्यू है जो मैं आपको लिखवा देता हूँ नीचे, वो फिक्स वैल्यू रहेगी। आप उसको, हालांकि ये डिपेंड करता है दूसरी चीजों पे, बट हम जनरली क्या मान के चलते हैं, मेजर फैक्टर पे ये चीजें डिपेंड करती है, बट हम आर नॉट की वैल्यू एक फिक्स वैल्यू मैं आपको दे देता हूँ, इसको आप लोग याद रखिएगा। वो होती है 1.33 इंटू 10⁻⁻15। ठीक, अब थोड़ा सा टर्म समझ लो कि जो न्यूक्लियस का मैंने तुमको फार्मूला दिया, इसके न्यूक्लियस का रेडियस का, वो है आर, जो तुम्हारा न्यूक्लियस का रेडियस है। आर नॉट कांस्टेंट वैल्यू है। ए क्या है भाई? देखो, ए यहाँ होता है ना, जिसको हम बोलते हैं मास नंबर। देखो क्या बोलते हैं, और मास नंबर का पावर 1/3 है। इसका मतलब क्या है कि हम क्यूब रूट ले रहे हैं, यानी मास नंबर होगा उसका आप क्या कर लेंगे, क्यूब रूट ले लेंगे, तो आपको ए टू द पावर 1/3 की वैल्यू मिल जाएगी। ए क्या है? मास नंबर। मास नंबर का मतलब, अरे यार, नंबर ऑफ व्हाट, बोलो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस Atomic mass. एटॉमिक नंबर ऑफ नंबर प्लस न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन नंबर। न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। अरे प्रोटॉन। एन प्लस पी, याद किए नहीं? याद किए तभी याद कर लेते बात। न्यूट्रॉन प्रोटॉन वही होता है मास नंबर। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो मान लो सोडियम, अगर तुमसे पूछता हूं व्हाट इज द मास नंबर ऑफ सोडियम, कितना होगा कोई? 23, sir. 20। 23. वेरी गुड। मास नंबर क्या हो जाएगा? 23। तो जानते हो, कई बार इससे सवाल पूछ दिया जाता है, कई बार इससे सवाल पूछ दिया, और मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर ना एक सवाल करा रखा है, पीवाई
क्योंकि अंदर जाके देखो उसमें अंदर उसके अंदर ना सिर्फ ये पूछा गया था कि कोई एटम एक्स है, ठीक है, जिसका 16 और 32 डिनोशन है, वो एटम एक्स की वैल्यू बताइए क्या हो। थोड़ा सा इस सवाल को सॉल्व करो और बताओ। ऑक्सीजन। डिनोशन दिया गया था, ये एक एटम ऑक्सीजन एक्स है, ऊपर 32 और नीचे क्या लिखा गया था, ऑक्सीजन 16 लिखा गया था। ऑक्सीजन। सल्फर तो सल्फर सल्फर, वेरी गुड। सल्फर सर सल्फर इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। अब मैं तुमको यहाँ थोड़ा रिप्रेजेंटेशन सिखा दूं, इसीलिए मैंने ये स्लाइड को ऐड किया, ठीक है। हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैं एक्सटर्नली इस चीज को बता दूं, क्योंकि बहुत दिक्कत होता है ना अगर बेसिक पता नहीं होता है तो। देखो हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं किसी भी एलिमेंट का। किसी भी एलिमेंट, लेट्स से अगर मैं एक्स की बात करता हूँ ना, तो किसी भी एलिमेंट एक्स के जो नीचे लिखा होता है, ये जो ऊपर लिखा होता है, नीचे जो लिखा होता है ना, उसको हम बोलते हैं जेड। जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। और ऊपर हम लिखते हैं मास नंबर। और मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो जैसे मैंने यहाँ सवाल दिया था क्या, कि लेट्स से कोई एटम एक्स है जिसका डिनोशन है 16 और 32, इसका मतलब कि चेक कीजिए नीचे क्या लिखा हुआ है, 16। और वो एक्स 16 किसका हो सकता है, 16 एटॉमिक नंबर किसका होता है, तो सल्फर का होता है। तो आपके दिमाग में ये हिट करनी चाहिए कि सर ये लिखा हुआ है सल्फर 16:32, और 32 क्या है भाई, 32 है सल्फर का मास नंबर, एटॉमिक मास ठीक। 32 क्या है, सल्फर का मास नंबर। अब जरा मेरे को ये बताओ कि मैं अगर इसी में सवाल पूछ दूं कि व्हाट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन सल्फर, व्हाट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन सल्फर, जरा ट्राई करो और सोचो और बताओ। the atomic number व्हाट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, 16। मैं बोला सर 6 16। आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, 16। कैसे भाई, कैसे, क्योंकि देखो ना, यहाँ देखो मैंने तुमको बता रखा है कि A इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। अब हमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चाहिए, मतलब हम A में से नंबर ऑफ प्रोटॉन घटा देंगे, तो हमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाएगा, जाएगा। तो A माइनस जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन वही उसका एटॉमिक नंबर होता है, तो क्या मैं इसको A माइनस जेड लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत, तो लिख सकते हैं भाई, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन ही तो एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, मतलब प्रोटॉन को मैं जेड से रिप्लेस कर सकता हूँ। अब देखो यहाँ, यहाँ मास नंबर कितना है, 32, और एटॉमिक नंबर कितना है, 16। 16 तो क्या मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ भाई। इसी तरह एक और एग्जांपल बता दो, चलो सोडियम का बता दो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होगा, व्हाट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन सोडियम। मैं तुमको तरीका बता दिया, वो तरीका लगाओ, सॉल्व करो। सर 12। 12 12 वेरी गुड, क्यों, वेरी गुड, क्यों, क्योंकि सोडियम का डोनेशन क्या होता है भाई, सोडियम डोनेशन होता है 11 और 23। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए क्या करना है, कुछ नहीं सर, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए। अगर मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, 23 माइनस 11, दैट विल बी इक्वल्स टू 12। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी, इज इट yes क्लियर टू sir यस एवरीबॉडी। सर। तो देखो यस सर पूरे स्लाइड में ना यस सर। काफी इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई है, जिसमें मैंने न्यूक्लियस के साइज के बारे में डिस्कशन किया, न्यूक्लियस के रेडियस के बारे में डिस्कशन किया, और क्या डिस्कशन किया भाई, और नीचे डिस्कशन किया कि रिप्रेजेंटेशन एलिमेंट कैसे करते हैं, मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। आज के बाद कभी दिक्कत होगा, कभी निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा, निकाल सकते हो आराम से, अब तरीका तुमको पता चल गया, ठीक है, क्लियर, ये चीज क्लियर है। यस सर। यस सर hello sir हाँ बोलो। सर बोल रहा हूँ कि सर हर एलिमेंट का सर रेडियस अलग अलग होता है। हाँ बिल्कुल, तभी तो तुमको एक क्या किया गया, बेसिक तुमको एक रिलेशन दे दिया गया कि तुम r इक्वल्स टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3 से तुम निकाल सकते हो। जाहिर सी बात है कि चीजें डिफरेंट होगी, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ देख रहे हो ना, अरे यार ये तो तुमको बेसिक चीजें खुद समझ आ जानी चाहिए कि सर ये जो रेडियस है वो डिपेंड कर रहा है मास नंबर पे, और हर एलिमेंट का मास नंबर तो अलग अलग होगा ना भाई, यस सर होगा कि नहीं यस सर होगा। क्लियर है तो हर क्लियर एलिमेंट है का मास नंबर अलग अलग होता है, तो रेडियस भी अलग अलग होगा। क्लियर, यस क्लियर, सर चलो। यस सर अब अगली बात कि देखो हमने रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल पढ़ा, ठीक, उनके सारे कंक्लूजन पढ़े, क्या क्या थ्योरी थी पढ़ा, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा। अब मैं तुमको डिस्कस थोड़ा सा कर दूं इसके बारे में कि ड्रॉबैक क्या था इनके एटॉमिक मॉडल का। जैसे जे जे थॉमसन फेल हुए, वैसे ये भी फेल हो गए। हाँ, एटॉमिक मॉडल के अंदर बड़ा धांधली हुआ भाई,
कोई आया बताया फेल होता गया, आया बताया फेल होता गया, तो ये भी फेल हुए। और ड्रॉबैक क्या था इनका, अब ये समझो, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और यहीं से एक नया सेक्शन शुरू होगा यहाँ का। और आज का लेक्चर आगे और मजेदार होने वाला है। अभी तक तो जितना मजा आया मजा आया, अब आगे देखो ड्रॉबैक क्या था किसका। ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, कि इसको आखिर वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट क्यों नहीं किया गया, क्या दिक्कतें हो गई इनके अंदर। इन्होंने तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें बता दी कि भाई एटम का स्पेस है, मोस्ट ऑफ द स्पेस खाली है, सेंटर पे न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं एक्सेस पे, तो इतनी काफी सारी चीजें इन्होंने बता दी ऑलरेडी। फिर भी ड्रॉबैक क्या था, फेलियर क्या था, ये देखो। इन्होंने ये बात तो जरूर बोली कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करते हैं, रिवॉल्व्स करते हैं, रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, है ना। उन्होंने ये बातें तो बोली, ठीक। तो इन्होंने बोला कि जो डिफरेंट जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करते हैं, एक सर्कुलर ऑर्बिट में कंटिन्यूअस न्यूक्लियस का चक्कर लगा रहे होते हैं। और वो जो क्लोज्ड पाथ है, इन ए क्लोज्ड पाथ, और उस क्लोज्ड पाथ को क्या बोला गया, ऑर्बिट बोला गया, ठीक है। इन अ क्लोज्ड पाथ, कहाँ गया, ये रहा। इन अ क्लोज्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट, ठीक। इतनी बातें तो उन्होंने ऑलरेडी बता दी थी। अब देखो हुआ क्या कि उस टाइम ना मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी काफी फेमस हो चुकी थी, क्योंकि मैक्सवेल बहुत ही महान साइंटिस्ट थे। देखो क्लास 12 के अंदर ये चीजें पढ़े होगी तुमने, पूरा इलेक्ट्रिसिटी पूरा मैग्नेटिज्म मैक्सवेल का ही लिखा हुआ है। अगर मैक्सवेल अपना yes, sir. इक्वेशंस नहीं देते तो वो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म की जो जितनी चीजें हम अभी जानते हैं ना, वो पॉसिबल ही नहीं होती जानना। तो उनकी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बड़ा फेमस थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसको बोलते हैं, मैक्सवेल की थ्योरी थी। और मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या बोलती थी कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट करता है ना कंटिन्यूअसली, तो वो अपने अंदर से एनर्जी को एमिट करता है, मतलब वो अपने अंदर से एनर्जी को बाहर निकालता है। मतलब कि इफ अ चार्ज पार्टिकल, मैं वो भी लिखवा देता हूँ, पूरा नोट्स आपको मिलेगा कंप्लीट। इफ अ चार्ज पार्टिकल, हेलो सर। हेलो हाँ बोलो। सर बोला सर, थोड़ा और क्लियर लिखिए सर, थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इफ अ नोट्स बनाने में दिक्कत हो। चार्ज पार्टिकल रोटेट्स या फिर एक्सेलरेट अराउंड another charge particle in accelerated motion, then it releases energy, then it emit radiation, थोड़ा स्टैंडर्ड लिखो, in form of energy। ये मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की थ्योरी थी। थ्योरी क्या है, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल क्या करता है, रोटेट करता है, मींस एक्सेलरेट करता है अराउंड अनदर चार्ज पार्टिकल इन एक्सेलरेटेड मोशन, देन इट एमिट रेडिएशन इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो रदरफोर्ड भाई साहब जो थे उन्होंने क्या बोला था ऊपर, कि ये रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, और क्लोज्ड पाथ मतलब क्लोज सर्कुलर पाथ है, जिसको क्या बोला गया, ऑर्बिट बोला गया। मतलब कि रदरफोर्ड के हिसाब से, जैसे मैं उसको एक एटम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ यहाँ से एक शेप लेके, ठीक है। तो ये रदरफोर्ड भाई साहब ने इस बात को बोला था, जैसे कि ये मान लो कि सेंटर पे ये क्या है, तुम्हारा न्यूक्लियस है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है ऐसे ऑर्बिट। क्या ये सबको नजर आ रहा है, सबको दिख रहा है। लेट मी चेंज द ये कलर, सर दिख रहा है। लेट मी चेंज द कलर, एक सेकेंड। अब ज्यादा से दिख रहा होगा, अब अच्छे से दिख रहा है। हाँ हम्म, हाँ चलिए, अब नजर आ रहा है सबको। तो ये क्या है, सेंटर पे तुम्हारा न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये रदरफोर्ड ने बोला। तो मैक्सवेल भाई साहब आ गया है और उन्होंने बोला कि ये बताओ कि मेरी थ्योरी है, और मेरी थ्योरी को तुम गलत कैसे कह सकते हो। मेरी थ्योरी तो ये बोलती है कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के आसपास एक्सेलरेटेड मोशन करता है, तो वह एनर्जी क्या करेगा, एमिट करेगा। तो इस हिसाब से तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन है वो जैसे जैसे क्या करेगा, चक्कर लगाते जाएगा न्यूक्लियस के, तो वो अपनी एनर्जी को क्या करेगा, बाहर निकालता जाएगा, जिसके वजह से एनर्जी की क्या होगी, कमी होगी उसके अंदर। और ये जो तुम्हारा ऑर्बिट है,
ये ऑर्बिट छोटा होते जाएगा ऐसे घूमते घूमते स्पाइरल शेप में, और एक दिन तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जाके सेंटर पे गिर जाएगा और एटम बूम। मतलब एटम तो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए फिर, क्योंकि तुम क्या करते हो, तुमसे कह दिया जाए कि किसी बड़े फील्ड का 10 चक्कर मार के आओ, 5 के बाद आके बोलोगे सर प्लीज रहने दीजिए, अब नहीं हो पाएगा। क्योंकि तुम क्या करोगे, कंटिन्यूअस चक्कर मारोगे तो एनर्जी तुम्हारी रिलीज होगी, तुम थकोगे। उन्होंने ये बोला कि ये बताइए, मेरी थ्योरी है कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल का चक्कर लगा रहा है तो एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, तुम कहोगे सर यहाँ एक्सेलरेटेड मोशन कैसे हो रहा है। अरे यार तुमने सर्कुलर मोशन पढ़ा है, क्या ये एक सर्कुलर मोशन है? और सर्कुलर यस मोशन में सर क्या है। होता है, हर पॉइंट पे बॉडी की जो वेलोसिटी का डायरेक्शन वो चेंज होता है। और अगर बॉडी की वेलोसिटी, जैसे अगर इस पॉइंट पे बताऊं तो सर्कुलर मोशन के हिसाब से इसका बॉडी का जो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, वो ऐसे होगा। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएगा तो टेंजेंट लेते हैं ना, टेंजेंशियल डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन Yes, sir. यहाँ पहुंचता है तो वेलोसिटी डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। तो क्या हर पॉइंट पे जो वेलोसिटी अगर v है तो क्या वो चेंज हो रही है? क्योंकि डायरेक्शन यस बदल सर रहा हो है। रही है। और और ये तो वेलोसिटी एक्सीलरेट वेक्टर भी क्वांटिटी होगी। है, और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, डिपेंड करती है डायरेक्शन पे भी और मैग्नीट्यूड पे भी। ठीक है, मैं यस मान Yes, लेता हूँ कि कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करिए, लेकिन उसका डायरेक्शन तो बदल रहा है। डायरेक्शन बदल रहा है मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, और चेंज इन वेलोसिटी का मतलब कि एक्सेलरेशन, मतलब क्या वो acceleration. एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, क्या वो Yes, sir. एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है। यस, चार्ज इज डूइंग एक्सेलरेटेड मोशन। और मैंने ये बात बता रखी है कि अगर कोई भी चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन करता है तो वह एनर्जी निकालेगा। तो फिर यार इस हिसाब से ये जो एटम है, एटम की बाउंड्री छोटी होती जाएगी क्योंकि एनर्जी निकलते जाएगा, इलेक्ट्रॉन थकते जाएगा, और थकते थकते इसकी बाउंड्री क्या होगी, एकदम स्पाइरल शेप को फॉर्म करते हुए एटम के न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। और फिर इलेक्ट्रॉन को तो एटम को तो खत्म हो जाना चाहिए। तो रदरफोर्ड भाई साहब बोले हाँ यार, ये बड़ा सही बात तुमने बोली, तुम्हारी थ्योरी को हम झुठला नहीं सकते, क्योंकि बहुत फेमस थे मैक्सवेल उस टाइम। उनकी थ्योरी, वो कभी भी अपनी थ्योरी प्रूव कर देना तो एक सॉलिड प्रूफ के साथ प्रूव किया करते थे कि मेरे पास इस बात का सबूत है कि ये चीजें सही है, मेरी दी हुई थ्योरी। तो यार मैक्सवेल की थ्योरी, अब सब चिंताएं पड़ गए कि हाँ यार मैक्सवेल ने ये बात बोल दी कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एमिट करता है, रेडिएशन को एमिट करता है, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन क्या कोलैप्स हो जाना चाहिए सेंटर पे जाके। तो अदर भाई साहब बोले ठीक है भाई, मैं अपने हाथ खड़े कर देता हूँ, मुझे इसका आंसर नहीं पता है। तो उन्होंने सबसे पहली बात क्या की, ये भी एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने में फेल रहे। जैसे जे जे थॉमसन क्या थे, फेल हो गए थे। कई चीजें सबको क्लियर हो गई कि इनका ड्रॉबैक क्या था। Yes, क्या sir. सबको क्लियर है यस कि इनका सर। ड्रॉबैक क्या था? इनका ड्रॉबैक, इनके ड्रॉबैक का सवाल कौन उठाया, मैक्सवेल। उनकी थ्योरी क्या थी, मैंने तुमको बता दी। कैसे एक्सेलरेटेड मोशन करता है वो भी तुमको समझा दिया। और क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाई है, अगर मेजर आपको एक लाइन में लिखना हो कि व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, तो आप क्या बोलोगे? Stability of atom. He स्टेबिलिटी ऑफ failed ऑर्डर। to he failed to explain, जैसे हमने पीछे लिखा था, the stability, या Of फिर atom. एग्जिस्टेंस भी लिख सकते हो, अगर एग्जिस्टेंस उस टाइम याद आ जाता है तो ये लिख सकते हो, स्टेबिलिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ एन एटम। क्लियर टू एवरीबॉडी? इज Yes, इट sir. क्लियर टू यस सर एवरीबॉडी? क्लियर है। ठीक, चलिए, तो यहां खत्म होता है हमारे एटॉमिक मॉडल वाला पार्ट। अब एक और एटॉमिक मॉडल आएगा जो बोर का एटॉमिक मॉडल होगा, ठीक है। बट वहां जाने से पहले अब मैं तुमको ले चलता हूं इस चैप्टर का दूसरा पार्ट, दूसरा सेक्शन, जो है वेव की दुनिया। वेव की दुनिया मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यहां से एक सेक्शन शुरू होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यहीं से आप देखो क्या करेंगे। बोर एटॉमिक मॉडल को अभी हम क्या करते हैं, साइड में हटाते हैं। क्यों? क्योंकि बोर एटॉमिक मॉडल के अंदर ईएमडब्ल्यू यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूज हुआ है। को पहले पता तो होना चाहिए ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या था, क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है। हालांकि आप 12 में ये बातें पढ़ चुके हैं, बट प्रिटेंड करिए कि आपको बेसिक नहीं पता है, और मैं आपको बेसिक टू एडवांस लेके जाने वाला हूँ। ठीक है, मैंने ऑलरेडी कल बता दिया है कि फुल लेक्चर मिलेगा आपको हर एक चीज का। ठीक, तो अब हम बातें करेंगे थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे। अब देखो, अब यहां से शुरू होता है वेव वाला पार्ट। वेव, है ना, सबने सुन रखा है वेव, वेव के बारे में, है ना। तो एक बेसिक इंट्रो देना तो बहुत ही बेवकूफी वाला काम होगा कि वेव क्या होता है। ठीक है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वेव जो होता है, क्या वेव को ट्रैवल करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। जाहिर सी बात है यार, अगर एक प्लेस से दूसरे Yes, प्लेस sir. में किसी भी चीज को क्या करना है, ट्रैवल कराना है, तो वेव के लिए क्या होती है, एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, बट कुछ ऐसे रेडिएशंस भी होते हैं ना जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कुछ ऐसे रेडिएशंस होते हैं जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और वो रेडिएशंस को बेसिकली हम इस चैप्टर के अंदर लाइट बोलेंगे। मतलब अब यहां से शुरू होगा, इस चैप्टर के अंदर हम लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं।
क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर लाइट की चीजें दी हुई है। लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसको ट्रैवल करने के लिए कभी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। अगर ऐसा कुछ होता तो सन से लाइट अर्थ पे नहीं आ रही होती। क्या सन से अर्थ के बीच कोई मीडियम है? अरे नहीं यार, वो तो फ्री स्पेस है ना। वैक्यूम। लाइट एक ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसको ट्रैवल करने की, लाइट एक ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो बेसिकली हम इस अब यहाँ से क्या पढ़ेंगे? लाइट के बारे में पढ़ेंगे, और लाइट के दो नेचर के बारे में हम पढ़ रहे होंगे। पहला तो लाइट का वेव नेचर, और दूसरा लाइट का पार्टिकल नेचर। ऑप्टिकल नेचर। यही आप समझेंगे कि लाइट जो है वो समटाइम बिहेव एज अ वेव एंड समटाइम बिहेव एज अ पार्टिकल। कैसे और क्यों, ये चीजें आपको यहाँ बताई जाएगी। ठीक है, नाउ यू आर एंटरिंग टू द मेन कंटेंट। अब यहाँ से तुम्हारा मेन कंटेंट शुरू होगा। यहाँ से तुम्हारे न्यूमेरिकल वाले कंटेंट भर भर के शुरू होंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू होगा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन शुरू होगा, सब कुछ यहीं से शुरू होने वाला है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो चलो थ्योरी वाली पार्ट खूब खूब ज्यादा थी, तो थ्योरी पढ़े समझ गए, बहुत अच्छी बात है। ठीक, तो यहाँ से दो चीजें पढ़ोगे, वेव नेचर, पार्टिकल नेचर। देखो, वेव नेचर को मैक्सवेल ने एक्सप्लेन किया, ये याद रख लो। और पार्टिकल नेचर को प्लैंक्स ने एक्सप्लेन किया। सुने इनका नाम? मैक्स मैक्स प्लैंक। यस सर। मैक्स प्लैंक प्लैंक थ्योरी। एक्सप्लेन किया पार्टिकल नेचर को। ठीक, देखो वेव नेचर के बारे में आपको ज्यादा चीजें नहीं पढ़नी है, बस आप वेव के थोड़ी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ोगे। एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसीज क्या होती है, वेव नंबर क्या होता है, कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, एनर्जीज क्या होती है, ये सब मैं चीजें बताऊंगा अभी। ठीक है, बट पार्टिकल नेचर को आप इसमें ज्यादा पढ़ो, क्योंकि वेव नेचर ऑलरेडी देखो तीन तरह का वेव का जो फिनोमेना होता है मैं आपको बता देता हूँ। वेव नेचर के अंदर तीन फिनोमेना एसोसिएटेड होते हैं। कौन कौन से? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, एंड द थर्ड वन दैट इज डिफ्रैक्शन। हम डिफ्रैक्शन। सुना डिफ्रैक्शन? यस सर। ये आप अभी नहीं पढ़ोगे, ये आप क्लास 12 के अंदर पढ़ोगे, वेव ऑप्टिक्स चैप्टर के अंदर। मतलब कि सर, वेव नेचर के बारे में मोटा मोटी थोड़ी थोड़ी बातें तो हम करेंगे, बट ये जो फिनोमेना है इससे जुड़ा हुआ ये क्लास 12 के अंदर हम पढ़ते हैं। तो यहाँ वेव नेचर के बारे में उतनी सारी बातें तो नहीं होंगी, लेकिन पार्टिकल नेचर के बारे में खूब सारी बातें होंगी। इसके अंदर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे, इसके अंदर हम इक्वेशंस पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, ग्राफ की प्लॉटिंग करेंगे, काइनेटिक एनर्जी वाली जो ग्राफ है उसकी प्लॉटिंग करेंगे, इंटेंसिटी कैसे वेरी करती है, फ्रीक्वेंसी कैसे वेरी करती है, सब कुछ हम पढ़ेंगे इसके अंदर। किसके अंदर? पार्टिकल नेचर के अंदर। तो आइए वेव का कॉन्सेप्ट को हम शुरू करते हैं। और पहला ही चीज आता है कि वेव के अंदर हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसको हम बोलते हैं ईएमआर। ईएमआर, व्हाट इज दिस ईएमआर? देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती है? अब क्योंकि वेव नेचर सारे मैक्सवेल ने एक्सप्लेन किए थे, तो मैक्सवेल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलते हैं। तो ये ऐसे रेडिएशंस हैं जो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती हैं। एक सेकेंड, मेरी बैटरी थोड़ी लो गई, let me put on the charger please। सर। तो हाँ बोलो। हेलो सर। हाँ हेलो, आवाज आ रही है? ये सर बोला हूँ कि सर कब तक क्लास चलेगा? 20 चलो 15-20 मिनट तो अभी चलेंगे ही चलेंगे मिनिमम। ओके। ठीक है, चलिए। तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में। क्या होती है एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ये समझो। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एक ऐसी वेव की फॉर्म होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन तीन कंपोनेंट्स होते हैं। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है, ये एक ऐसी रेडिएशन होती है जो वेव के फॉर्म में ट्रेवल्स करती है। रेडिएशंस व्हिच ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, मैं नीचे लिखवा देता हूं। द रेडिएशंस, द रेडिएशन which travels in the form of wave associated with three components, associated with the motion, associated with the, मैं अभी तुमको बताता हूँ, समझाता हूँ क्या है, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ थ्री कंपोनेंट,
यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर तीन कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से भाई? देखो, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट होता है। दूसरा मैग्नेटिक फील्ड, और तीसरा जो है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ये क्या है मैं बताता हूं, समझो। नीचे मैंने एक तुमको फिगर यहां दे रखा है, इस फिगर को थोड़ा ध्यान से देखो। इस फिगर के अंदर देखो यहाँ ई लिखा हुआ है। ई का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड, बी, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और यहां देखो प्रोपगेशन डायरेक्शन, है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक ऐसी रेडिएशन होती है जो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती हैं, और जो किससे जुड़ी होती हैं? मोशन ऑफ थ्री कंपोनेंट। कौन कौन से कंपोनेंट्स? इलेक्ट्रिक फील्ड का मोशन, मैग्नेटिक फील्ड का मोशन, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स। लिख लो, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स। ये तीन कंपोनेंट होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के अंदर ये तीन कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होता है। अब होता क्या है कि अगर कोई तुमसे पूछे कि ये बताओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसको बोलते हैं, ये बनता कैसे है भाई, आखिर फॉर्म कैसे होता है? तो देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमेशा बनता है तीन कंपोनेंट से मिलकर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन प्रोपगेशन। तो होता क्या है कि एक साथ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही होती है, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रही होती है, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन का मतलब जानते हो क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन का मतलब होता है कि जिस डायरेक्शन में वेव आगे बढ़ रही है। जैसे अगर देखो, अभी ये मेरी बातें समझ नहीं आएंगी, लेकिन इसका अगला स्लाइड दिखाऊंगा ना, तो यहाँ देखो, देखो यहाँ एक साथ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, और वेव आगे बढ़ रही है। क्या ये तीनों एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर है? देखो, यस इलेक्ट्रिक सर। फील्ड ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड सामने, और वेव ऐसे आगे बढ़ रही है। यानी वेव का डायरेक्शन है यहाँ। यानी अगर मैं इसको वाई एक्सिस बोलूं, इसको एक्स एक्सिस बोलूं, और जेड एक्सिस, तो ये बताओ वाई एक्सिस में कौन सा कंपोनेंट है, किसका कंपोनेंट है? इलेक्ट्रिक फील्ड का या मैग्नेटिक फील्ड का? सर इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड का, वेरी गुड। एक्स एक्सिस में कौन सा कंपोनेंट है? मान लो अगर मैंने इसको एक्स बोला, तो एक्स मैग्नेटिक एक्सिस में क्या है? फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। और मैंने सामने वाली मैग्नेटिक डायरेक्शन क्या फील्ड। बोल दिया? जेड बोल दिया। इसका मतलब कि सर, जब भी एक साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट, और प्रोपगेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेव एक साथ हो, साइमल्टेनियसली क्या करे? एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करे, मोशन करे, तो इससे जो वेव जनरेट होगी, उस वेव को क्या बोलेंगे भाई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या अब ये फिगर क्लियर हुआ तुमको? नीचे जो फिगर बनाई, ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर मैग्नेटिक फील्ड, और सामने की तरफ क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो आगे बढ़ रही है। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है एक्स में, मैग्नेटिक फील्ड चेंज, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है वाई में, मैग्नेटिक फील्ड हो रही है एक्स में, और वेव कहाँ? जेड में आगे बढ़ रहा है। यहाँ देखो तो, इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज कहाँ हो रहा है? वाई में। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? यहाँ के लिए तो जेड है, मान लो, इसको मान लो एक्स, ठीक है, और इसको मान लो जेड, ठीक है। तो देखो, वाई में क्या चेंज हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट। एक्स में क्या चेंज हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट। और जेड में क्या? वेव जेड। आगे बढ़ रही है, जिसको बोला जाता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। प्रोपगेशन का मतलब वेव का आगे बढ़ना। तो क्या ये चीजें क्लियर हो गई कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? क्लियर? मैंने यहाँ लिखवा दिया उसका डेफिनेशन, देखो यस कितना सर। सिंपल हो गया। पढ़ो जरा डेफिनेशन जो मैंने लिखवाया। द रेडिएशन व्हिच ट्रैवल इन फॉर्म ऑफ वेव एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ थ्री कंपोनेंट। कौन कौन से? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और डायरेक्शन ऑफ वेव। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? ये ये फिगर एक बार और देखो, यहाँ समझ आ गया कि एक साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट वाई एक्सिस में चेंज हो रहा है, फिर एक्स एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट चेंज हो रहा है, और एक ही साथ वेव भी आगे बढ़ रहा है। याद रखना, ये तीनों चीजें एक साथ होती हैं। ऐसा नहीं होता है कि कभी इलेक्ट्रिक फील्ड जब बढ़ेगा उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, नहीं। एक साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगी जो वाई में चेंज होगी, एक साथ मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी जो एक्स में चेंज होगी, और एक ही साथ वेव भी आगे बढ़ेगा जो जेड में। यानी ये सारी चीजें साइमल्टेनियसली होती है, एक साथ होती है, तभी जो वेव फॉर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर? आई थॉट अब यस जाके सर। तुमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब अगर वेव के बारे में थोड़ी बातें की जाए, तो अब वेव से जुड़ी हुई प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना होगा कि नहीं पढ़ना होगा? पढ़ना होगा, जाहिर सी बात है। तो पहली प्रॉपर्टी आती है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है? आओ, एक सेकेंड, लेट मी चेंज द कलर, उसके बाद में वहां जाता हूँ। तो पहली प्रॉपर्टी जो वेव से जुड़ी होती है वो होती है वेवलेंथ। क्या होता है वेवलेंथ? आप सबने पढ़ रखा है वेवलेंथ के बारे में। देखो, वेवलेंथ क्या होता है?
डिस्टेंस बिटवीन एनी टू क्रेस्ट या एनी टू ट्रफ। अब ये क्रेस्ट और ट्रफ क्या है थोड़ा समझो। जैसे कि यहां मैंने एक वेव डायग्राम बना रखा है, नीचे भी एक वेव डायग्राम बना रखा है। देखो क्रेस्ट और ट्रफ क्या बोलते हैं ना, क्रेस्ट मतलब कि जो वेव है उसका सबसे टॉप वाला पार्ट, तो इस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, क्रेस्ट बोलेंगे। मतलब कि जो एक्सिस है उससे टॉप वाला जो पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, क्रेस्ट। और उसका जो जो पॉजिटिव में जो सबसे मैक्सिमम पार्ट है उसको हम क्रेस्ट बोलते हैं, और निगेटिव वाले साइड में जो मैक्सिमम पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं। वैसे ही क्रेस्ट कहाँ होगा, ये वाला, और ट्रफ क्या होगा, नीचे वाला। फिर क्रेस्ट कौन सा, ये, और इसके आगे अगर वेव होती तो नीचे वाला क्या होता है, ट्रफ। सिमिलरली यहाँ क्रेस्ट और ट्रफ क्या होता है, क्रेस्ट मतलब कि पॉजिटिव साइड में सबसे ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, क्रेस्ट। फिर निगेटिव साइड में सबसे नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, ट्रफ। फिर से क्रेस्ट, फिर ट्रफ। तो आई थॉट क्रेस्ट और ट्रफ क्लियर होगा अभी। क्या क्रेस्ट और ट्रफ क्लियर है वेव के अंदर? वेव के अंदर क्रेस्ट किसको बोलते हैं, ट्रफ किसको बोलते हैं। पॉजिटिव साइड में सबसे मैक्सिमम पार्ट को क्रेस्ट, निगेटिव साइड में सबसे मैक्सिमम पार्ट को ट्रफ। क्लियर? ये वेब, अब देखो, अब वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ होता है डिस्टेंस बिटवीन, एक सेकेंड, पेन नहीं चल रहा है मेरा, एक सेकेंड। वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ होता है डिस्टेंस बिटवीन, यहां नीचे लिख देता हूं, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू consecutive crest or any two consecutive trough, TROUGH, ट्रफ, और क्रेस्ट, CREST। क्रेस्ट मतलब पॉजिटिव साइड में सबसे टॉप वाला पार्ट, ट्रफ मतलब निगेटिव साइड में सबसे टॉप वाला पार्ट। ठीक है, मैंने वेवलेंथ दिखाया। वेवलेंथ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू क्रेस्ट एंड एनी टू ट्रफ। अब ये बताओ, यहाँ क्रेस्ट कौन सा है, ये वाला, और अगले वेव का क्रेस्ट कौन सा है, ये वाला। तो अगर यहां से यहां तक के डिस्टेंस को मैं नाप लूं तो इसी डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम, वेवलेंथ। वेव की लेंथ, नाम से पढ़ो ना, वेव लेंथ मतलब वेव की लेंथ। मतलब कि यहां चेक करूं, अगर अगर या तो क्रेस्ट ले लो या ट्रफ ले लो, तो ट्रफ ये वाला होगा और अगले वेव का ट्रफ ये वाला होगा। यानी यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा ना भाई साहब, इसी को हम क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे। और वेवलेंथ को डिनोट किया जाता है लेमडा से, ग्रीक लेटर लेमडा से, इसलिए देखो यहाँ लेमडा लिखा गया। इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई लेमडा। क्लियर? क्लियर की वेवलेंथ क्या होता है, यस सर। ये चीजें क्लियर हो गई सबको? नीचे और लोग जितने भी बचे हैं, ठीक है, जिन्होंने पेशेंस को खो दिया वो जा चुके हैं, जो यहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं, क्या ये चीजें क्लियर हुई कि वेवलेंथ क्या होता है? यस यस सर। सर, यस सर। वेवलेंथ की एसआई यूनिट की अगर मैं बात करूं मीटर, तो वेवलेंथ की SI यूनिट होती है नैनोमीटर, पिकोमीटर। मीटर। मीटर। लेकिन यार मीटर जो है ना वो एक्चुअली स्टैंडर्ड यूनिट तो है, लेकिन इसकी और डिफरेंट स्मॉल यूनिट्स भी होती है, तो आओ मैं उन सबको लिखवा देता हूँ। पहला एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम, ताकि फर्मी। ताकि जो क्वेश्चन पर्पज है ना उसके अंदर आप ये चीज को याद रखें। तो ये होता है, अगर मैं 1 एंगस्ट्रॉम की बात करूं ना, तो 1 एंगस्ट्रॉम में होता है 10⁻⁻10 मीटर। पावर -10 मीटर। ये आप जरूर याद रखिए क्योंकि सवाल के अंदर ना खूब सारा काम आएगा ये। यस सर। दूसरी यूनिट नैनोमीटर, नैनोमीटर। नैनोमीटर। तो शॉर्ट में NM लिखते हैं। तो यस अगर सर। मैं 1 नैनोमीटर की बात करूँ ना, तो 1 नैनोमीटर के 10 to अंदर the 10 power -9 -9। -9। वेरी गुड। अगला अगर मैं बात करता हूँ तो दैट इज पिकोमीटर, जिसको आप PM से नोट कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं 1 पिकोमीटर, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 10 to the power -12 10⁻12 -12 मीटर। मीटर। 10⁻12 मीटर। वेरी गुड। और लास्ट अगर मैं बात करता हूँ फेम्टोमीटर की, फेम्टोमीटर या फिर फर्मीमीटर भी लिखा जाता है, दोनों चलता है, FM। तो इसको लिख सकते हैं 1 FM में होता है 10 टू दी पावर 10 to the माइनस। power -15 -15 ये मीटर। सारे कंक्लूजन, ये सारे रिलेशन जिसको पता है ना वो ये सब के सवाल ऑलरेडी कर लिए जाएगा। क्या ये चीजें क्लियर हो गई वेवलेंथ के बारे में? वेवलेंथ क्या होता है ये यस क्लियर सर। हो? डिस्टेंस यस सर। बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और एनी टू कंसेक्यूटिव ट्रफ। क्रेस्ट क्या है, पॉजिटिव साइड में सबसे टॉप मोस्ट पार्ट,
और ट्रफ क्या है, निगेटिव साइड में सबसे टॉप मोस्ट, ठीक है, उसके बीच के डिस्टेंस को वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। तो आई थॉट आज की क्लास को यही रहने देते हैं, ठीक है। आज की क्लास में यस भी सर। और काफी चीजें कवर अप कर ली हमने। हम एक मॉडल सर कितना बचा है ये चैप्टर और? के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमने शुरू कर दिया है, अब तो शुरू हुआ है मेन पार्ट, ठीक है। कल के लेक्चर वेव वाले के अंदर कल हम पहुंच जाएंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर काफी चीजें हम पढ़ लेंगे ऑलरेडी, ठीक है। और फिर शुरू होगा अगले दिन से न्यूमेरिकल, साथ में न्यूमेरिकल वाला भी सेशन, ठीक है। कोई एक दिन पिक करूंगा जिसके अंदर मैं सिर्फ आप सभी को न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, जितनी चीजें मैंने पढ़ाई है सब चीज रिवीजन होना चाहिए, ठीक है सभी को। यस सर। ठीक? Yes, आज की sir. क्लास के लिए इतना रखें, ठीक है।